अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। जैसा कि आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे कि क्वेटा के अंदर बलूचिस्तान में जिन वकील साहब का अब्दुल रज़ाक शर साहब का कत्ल हुआ एक दिन पहले, उनके जो साहिबजादे हैं उन्होंने अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान के ऊपर कत्ल की एफआईआर कटा दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें शक है, उन्हें यकीन है कि इस कत्ल के साथ इमरान खान का ताल्लुक है और इमरान खान ने ये कत्ल अपनी मकासद की खातिर ऑर्केस्ट्रेट करवाया। एक दिन पहले जब शहबाज शरीफ साहब के स्पेशल असिस्टेंट जनाब अता तारड़ साहब ने फौरी तौर पे ये कह दिया था कि इमरान खान का इस कत्ल से ताल्लुक है, इमरान खान के खिलाफ इसकी एफआईआर होनी चाहिए थी, और मैंने उसका अपने जिक्र अपने वीलॉग में किया भी था। तो साथ ही मैंने ये भी कहा था कि अब ये देखना पड़ेगा कि ये अता तारड़ साहब के अपने जहन की इख्तरा है, ये वैसे ही उन्होंने एक भोंगी मारी है। लफ्ज़ भी मुझे याद है कि मैंने यूज़ किया था कि ये अता तारड़ साहब ने महज एक भोंगी मारी है, या इसके पीछे पहले से कोई प्लान, कोई जहन जो है वो कार फरमा है। लेकिन जब मैंने ये कहा था तो यकीन मानिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं सिर्फ एक वाइट स्पेकुलेशन कर रहा था, एक जिसे कहते हैं कि ओपन थिंकिंग आप करते हैं। मेरे जहन में नहीं था, मुझे अंदाजा था कि पाकिस्तान का मॉरल कोलैप्स हो चुका है, मॉरल रिग्रेशन हो चुकी है, इस मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, इसमें सच और झूठ की तमीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद मेरे जहन में यह था कि अभी हालात इतने भी ख़राब नहीं हुए, हालात इतने दगरदू नहीं हुए, इखलाकी तौर पर इतने भी बुरे हालात नहीं होंगे कि ये एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और जब ये एफआईआर अब दर्ज हुई है, और अब्दुल रज़ाक शर के साहिबजादे, जिनको अच्छी तरह से अंदाजा है कि उनके वालिद साहब के कत्ल का ताल्लुक खानदानी और ट्राइबल दुश्मनियों के साथ है। कोयटा के अंदर बहुत एक से ज़्यादा रिसोर्स से मेरी बात हुई है, वो क्लियरली बताते हैं कि यहाँ पे दुश्मनियाँ इन्वॉल्व हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है, उसने जब अता तारड़ साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी, तो बार एसोसिएशन ने उसको कंडेम किया और उन्होंने कहा कि फैमिली को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, सिचुएशन को समझे बगैर, एक फजूल नीजर रिएक्शन किया है, और ये हुकूमत की तरफ से ये स्टेटमेंट आना अता तारड़ की तरफ से बहुत ही गैर जिम्मेदारी का सबूत है। और लेकिन अब चूंकि उनके बेटे को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है, तो हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि जो उनके साहिबजादे हैं अब्दुल रज़ाक शर के, उन्होंने ज़ाती तौर पर ये चीज़ कर दी है। इसका मतलब है कि उनको अंडर प्रेशर लाया गया है, उनको कन्विंस किया गया है, उनको परसुएड किया गया है। अब तक तमाम डॉट कनेक्टिंग एनालिसिस यही शो करता है। फिर इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि महज एक एफआईआर, एक और फजूल मुकदमा दर्ज करने की खातिर यहाँ पे कायम की गई है, या अब इस एफआईआर की अगली चीज़ ये होगी? बिकॉज़ अब यहाँ पर फिर एक बहुत ही अगली चीज़ ये होगी कि कुछ लोग ऐसे पकड़े जाएँगे जो कहेंगे कि हमने ये कत्ल किया और हमें फलाँ-फलाँ, जो बलूचिस्तान में पीटीआई का बंदा था, फिर वो फलाँ-फलाँ बंदा जो है, वो हो सकता है एक स्टेटमेंट बाद में दे कि जी मेरा तो, उसकी तस्वीरें आ जाएंगी इमरान खान के साथ। फिर ये कहा जाएगा कि उसको इमरान खान ने ही परसुएट किया होगा, या कोई पीटीआई का बंदा होगा जिसने इन लोगों को पैसे देके ये कत्ल कराया होगा। विच एक्चुअली रेजेस अ वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल क्वेश्चन कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अब्दुल रज़ाक शर को ये मशवरा दिया कि मई 2023 के अंदर, जबकि इमरान खान की जो एडवाइस थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, आरिफ अलवी साहब को, असम्बलियां तोड़ने की, वो बात तो है कहीं मार्च 2022 के आखिर की। उस वक्त ये फैसला हुआ था कासिम सूरी और इमरान खान के खिलाफ। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिखा ही नहीं था एक्शन करने का, लेकिन कासिम सूरी के फैसले को चूंकि कलदम इनवैलिड इलीगल, सुप्रीम कोर्ट ने तो करार दे दिया था समवेयर इन दी अप्रैल ऑफ 2022। तो उसके एक साल और 2 या 3 महीने के बाद अगर अब्दुल रज़ाक शर ने ये पिटिशन यहाँ पे डाली बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, तो फिर वो कौन लोग होंगे जिन्होंने अब्दुल रज़ाक शर को कन्विंस किया, परसुएट किया, या ये पिटिशन डालने के लिए हायर किया? फ्रॉम अ लॉ इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बिकॉज वहां पिटिशन डलती है, और पिटिशन डलने के बाद अब्दुल रज़ाक शर का कत्ल हो जाता है, और 15 गोलियां उनको मारी जाती हैं। जितनी ज्यादा गोलियां उन पे बरसाई गई हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कातिल जो थे वो कोई, वो इंश्योर करना चाहते थे कि अब्दुल रज़ाक शर किसी भी सूरत में बच ना सकें। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों ने पिटिशन कराई है अब्दुल रज़ाक शर से, ये पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस, वैसे तो पाकिस्तान में कभी भी जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती, और जहां पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए वहां तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन फ्रॉम अ प्योर पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, प्योर फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन से अनासर होंगे जिन्होंने अब्दुल रज़ाक शर को हायर किया होगा ये पिटिशन फाइल करने के लिए अगेंस्ट इमरान खान।
اور وہاں سے جب آپ انویسٹیگیشن شو کریں گے تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ عناصر جنہوں نے عبدالرزاق شر کو ہائر کیا پٹیشن کے لیے انہی عناصر کا قاتلوں سے کی بھی تعلق ہو. تو دو لائنز ہمیں یہاں کلیئرلی نظر آتی ہیں. ایک وہ ٹرائبل دشمنی جس کا ذکر لوگ کوئٹہ میں کرتے ہیں, دوسرا یہ تھیسس جو میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بیکاز ایک ایسے کیس کے اندر جس کی کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل کوئی بہت امپیکٹ نہیں ہے اس آدمی کے لیے, عمران خان کے لیے, جس کے اوپر آلریڈی ہی 140-50 کیس ہیں, جس میں مرڈر بھی ہے, جس میں دہشت گردی بھی ہے, جس میں سیریس کرائم بھی ہے, جس میں کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہے, جو ہر دن عدالت میں کھڑا ہوا ہے. اور کوئی بھی کیس جو ہے جب عدالت کی اسکروٹنی میں آتا ہے, حالانکہ ماحول ایسا نہیں ہے جہاں کوئی ریلیف مل سکے, لیکن جیسے ہی عدالت کی اسکروٹنی میں آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ میلٹ کرنے لگ جاتا ہے. القادر ٹرسٹ کیس کی بھی یہی صورتحال ہے. تو اس میں اگر عبدالرزاق شر صاحب کی یہ پٹیشن آ بھی جاتی تو یہ کیس چلتا بھی تو اس سے کیا ہو جانا تھا, اس سے تو کچھ خاص نہیں ہو جانا چاہیے تھا. تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیچارے عبدالرزاق شر کو ایک گنی پگ کے طور پہ اس چیز کے اندر استعمال کر لیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے ہر پڑھے لکھے آدمی کے لیے, ہر ذی شعور شخص کے لیے, نہ صرف یعنی ہر وکیل کے لیے خالی نہیں بلکہ ہر تھنکنگ مائنڈ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ سوچے کہ یہ کیا ہے, مطلب واٹ از دی کنیکشن بٹوین دیز ویریس تھنگس. تو اب ہماری بڑی پینفل میموریز ہیں اس ملک میں. جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک FIR تھی, بالکل وہی پیٹرن پلے بک کا لگ رہا ہے, وہی کہانی لگ رہی ہے, وہی پلان اسی قسم کا لگ رہا ہے کہ جیسے قصوری صاحب کی 1973-74 کی ایک FIR کو 1977 میں اٹھا کے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر کیس چلایا گیا, اور نہ ان کورٹ آف فرسٹ انسٹنس میں ان کو موقع ملا, ہائی کورٹ سے کیس چلایا گیا. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں بات ہے کہ ٹرائل کورٹ ہمیشہ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ایک ڈسٹرکٹ کے سیشن کورٹ ہوتی ہے, وہاں سیشن کورٹ میں مقدمہ نہیں چلا, ہائی کورٹ سے چلا, وہاں سزائے موت ہوئی, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سے اسے اپہیلڈ کیا گیا, جو پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا ایک بڑا ہی پینفل چیپٹر ہے. But I don't want to go into the details of that because آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں, لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور بڑی ڈیولپمنٹس تو بہت سی ہیں, لیکن 2-3 ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ایک وہ ہے جہاں اب یہ خبر آ رہی ہے, محمود مولوی صاحب نے یہ کلیم کیا ہے ARY کے ایک پروگرام میں, کسی اور پروگرام کے اندر, جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی ہے, جس حوالے سے ایک ڈنر کیا علیم خان صاحب نے, جو پہلے پنجاب کے منسٹر رہ چکے ہیں اور PTI کے ڈیسیڈنٹ ہیں, تو وہ علیم خان صاحب نے ڈنر تھرو کیا جس میں فواد چودھری نے, عمران اسماعیل نے اور پرابلی علی زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ جوائن کر لی ہے. اب پولیٹیکلی اسپیکنگ مجھے نہیں پتا کہ جب تک کہ کوئی میسو ری انجینئرنگ یا خرچہ ورچہ بہت زیادہ نہیں کیا جائے گا, استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ کیسے ٹیک آف کرے گی. اگر یہ لوگ اس میں جوائن کر رہے ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کریں, پولیٹیکلی اسپیکنگ تو یہ نان اسٹارٹر ہے. اب اس کو ایڈمنسٹریٹولی اگر پش کرنا ہے, اس کے گرد کوئی پیراڈائم ڈیولپ ہو رہا ہے, یعنی جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ میں ہوئی ہے وہ جو استحکام پاکستان پارٹی کا یعنی آگے چل رہا ہے, ان سب چیزوں کو آپ ان کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. ان کو آپ کو ایک مائنڈ سے دیکھنا پڑے گا. آپ کو جب آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ہی مائنڈ جو ہے وہ کار فرما ہے. تیسری بڑی ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں وہ ہے جو ISPR نے ایک پریس ریلیز کی ہے, جس میں کہا گیا کہ 181st جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد اس کی بڑی سیریس قسم کی پریس ریلیز ایشو کی گئی ہے, جس میں کہا گیا, اس کا میں دکھانا بھی چاہتا ہوں آپ کو اسکرین شاٹ اس میں بعض چیزوں کا, اور اس میں کہا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو پلانرز اینڈ پرپیٹریٹرز تھے May 9 پہ, ان کو مطلب جو ہے وہ پکڑا جائے. یعنی پہلے تو وہ ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی, جا کے لاٹھی ادھم مچایا, توڑ پھوڑ کی, وائلنس کی, آرسن کیا, لیکن اب ان پلانرز کو پکڑنا ہے. پلانرز جو ہیں وہ بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پلانر اس میں جو ہے وہ PTI کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, بیسکلی پلانر عمران خان ہے, اور تو کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ باقی سب لوگوں نے پریس کانفرنسز کی, باہر نکل گئے. تو الٹیمیٹلی جس کو پلانر ثابت کرنے کا یعنی یہاں لگتا ہے مائنڈ, وہ ہے کہ عمران خان جو جیل میں تھا اس وقت, وہ اس پوری چیز کا پلانر ہے, بیکاز عمران خان نے پہلے سے ایک اسکرپٹ بنا رکھا تھا کہ اگر میری گرفتاری ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وائلنس کر دی جائے. اور اس میں بڑے جھول ہیں اس پورے آرگومنٹ کے اندر. میں پھر اس کے اوپر آؤں گا, لیکن کہہ دوں یہیں پہ تھوڑا سا اس کا کہ اس میں سب سے بڑا جھول ہے کہ اگر واقعی ہی کسی نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا یہ سارا, تو اس کے جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں اس میں تو یہ 3 پرنسپل کیریکٹرز بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ جس طرح سے
जिस मैनर और फॉर्म के अंदर जिस तरह से इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरी रूम के दरवाजे खिड़कियां तोड़ के, शीशे तोड़ के रेंजर्स की एक पैरामिलिट्री यूनिट ने उन्हें गिरफ्तार किया। खुद इमरान खान साहब ने इसके हवाले से कहा है, लेकिन अगर वो ना भी कहते तो मैटर नहीं करता, क्योंकि उससे जाहिर है कि एक पब्लिक रिएक्शन इंस्टिगेट होना था। ठीक, अब इसमें 3 कैरेक्टर्स कौन से हैं जो इसके इन्वेस्टिगेशन के स्टार्टिंग पॉइंट बनते हैं? एक तो बनते हैं डीजी रेंजर्स, जिनके नीचे रेंजर्स ऑपरेट करती है, दूसरे बनते हैं चेयरमैन नैब, और तीसरे बनते हैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जनाब राना सनाउल्लाह साहब। ये 3 वो स्टार्टिंग पॉइंट हैं जिनसे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे कि इमरान खान को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया, वारंट दे के क्यों गिरफ्तार नहीं किया, रेंजर्स की इन्वॉल्वमेंट क्यों हुई, रेंजर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इतने वायलेंट तरीके से क्यों हुई। क्योंकि देखिए ना, अगर पुलिस पकड़ती तो फिर लोगों के पास, अगर पुलिस ही पकड़ती ये सारे मारधाड़ करते हुए इमरान खान के सर पे डंडा भी मारती, शीशे भी तोड़ देती, घसीट के ले जाती, तो क्या लोगों के पास कोई जवाज इमोशनल होता GHQ के बाहर जाके मुजाहरा करने का, कोर कमांडर लाहौर के घर का रुख इख्तियार करने का, आर्मी की बेसिस का मुजाहरा करने का, मुख्तलिफ जगहों पे जाके शोर मचाने का? नहीं होता। तो इसका मतलब है कि रेंजर्स की इन्वॉल्वमेंट का जो फैसला है कि रेंजर्स पैरामिलिट्री हैं, रेंजर्स की आइडेंटिफिकेशन अफवाज पाकिस्तान के साथ होती है, किसी ने सोच समझ के कॉन्शियसली वेल थॉट आउट प्लान बनाया कि अगर इसमें रेंजर्स को यूज करेंगे तो फिर रिक्वायर्ड डिजायर्ड रिजल्ट हासिल हो सकते होंगे। यही सारी चीज अगर पुलिस ने की होती तो रिएक्शन ही नहीं होना था। अब जब रेंजर्स को भी आपने यूज किया तो फिर रेंजर्स को भी कहा गया कि इस तरह से तुमने शीशे तोड़ने हैं, वायलेंट तरीके से, ड्रामेटिक तरीके से, जिस आप हॉलीवुड की फिल्मों के अंदर देखते हैं कि कमांडोज आते हैं, चेहरे उनके ढाटों में होते हैं, मास्क में कवर होते हैं। तो ये सब चीज जो है ये एक प्लान, एक जहन, एक स्क्रिप्ट से निकलती आपको नजर आती है। यानी रेंजर्स के इस्तेमाल के बगैर आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल सकते थे। जिस तरह से वायलेंट तरीके से रेंजर्स को यूज किया गया उसके बगैर भी नहीं मिल सकते थे। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन से हैं इन्वेस्टिगेशन के? मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, जो के तहत पैरामिलिट्री रेंजर्स आती है सो कॉल्ड, खुद डीजी रेंजर्स जिनके तहत जिनकी इजाजत के बगैर ऐसा हो नहीं सकता था, चेयरमैन नैब जिनका ये बना हुआ केस था जिसकी बेसिस पे, और चेयरमैन नैब भी जनरल हैं, डीजी रेंजर भी एक जनरल है, सरदाना सनाउल्लाह साहब जो है वो एक नॉन जनरल कैरेक्टर हैं इसके दरम्यान में। तो ये तो एक्चुअल चीज बन जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं इस पे किसी भी किस्म की ना तो इन्वेस्टिगेशन है, ना पाकिस्तान का जो इमैस्कुलेटेड मीडिया है उसकी तरफ से इसके हवाले से कोई डिस्कशन हो रही है, ना ही कोर कमांडर हाउस पे हमले के बारे में जो बड़े कोजेंट लॉजिकल यानी क्वेश्चन जहनों में उठते हैं, जो हमने कई दफा उठाए हैं। स्पेशल गैरिजन फोर्स कहाँ चली गई, क्विक रिएक्शन फोर्स कहाँ चली गई, कोर कमांडर के घर की अपनी जो डिफेंसिव फोर्स है वो कहाँ चली गई, जो जीप्स उनके घर से निकली थोड़ी देर पहले वो क्या मामला था, कोर कमांडर को अलर्ट क्यों नहीं किया गया? किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, सिर्फ एक वन साइडेड स्टेटमेंट जो है वो इस हवाले से दी जा रही है। बहरहाल ये तो उसका रिएक्शन हो गया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, मैं इन 2 चीजों का मैंने जिक्र तो कर दिया, मैं बल्कि शुरू उससे करना चाहता था कि जो पिछला मैंने वीलॉग किया उसमें मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, उसके आखिर में मैंने कहा इसको जरूर देखिएगा। आई एम ग्लैड कि बहुत ज्यादा लोगों ने उसको आखिर तक देखा, जहां मैंने केपो की भी टर्म बताई कि कैसे जो जूइश कॉन्सेंट्रेशन कैंप होते थे उसमें जो जुल्म सितम करने वाले लोग थे, जो सुपरवाइजर होते थे वो भी यहूदी होते थे और जूस थे और केपो होते थे। दूसरा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, वहां जहां मैंने केपो की टर्म एक्सप्लेन की, मैंने वहां पर डिसोनेंस की टर्म भी इस्तेमाल की थी। मुझे बड़ी खुशी है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को बहुत पढ़े लिखे, समझदार, वाइज, एक्सपीरियंस लोग फॉलो करते हैं। आप में से एक जो व्यूअर हैं AR भट्ट, उन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस को एक्सप्लेन किया एक मल्टीपल पैराग्राफ का नोट लिख के, 4-5 उसमें पैराग्राफ हैं, जिसको मेरे पिछले वीलॉग के शुरू में मैंने उसको पिन भी किया। उसके ऊपर 40-50 कमेंट जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें यार भट्ट साहब का पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप में से और भी जो बहुत से लोग हैं, आप में से और भी बहुत से लोग जैसे सारा चौधरी बहुत अच्छे डिटेल से कमेंट्स लिखती हैं, शारोज मीर जो है वो बहुत से कमेंट्स लिखते हैं, और भी बहुत से लोग जिनका नाम मुझे इस वक्त जहन में नहीं है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। AR भट्ट साहब का मैं बहुत ममनून हूँ। He has enriched this platform with this wonderful, beautiful, intelligent, well-written note explaining the cognitive dissonance, और उन्होंने उसको पाकिस्तान के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। पढ़ने वाला वो नोट है, उसको अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो वापस जाके आप उसको जरूर देखें।
اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیسے کوگنیٹو ڈسٹنس وہ ہوتی ہے جب آپ کے ایکشنس کے درمیان اور آپ کی جو فیلنگس ہوتی ہیں یا آپ کے جو بلیف سسٹم ہوتا ہے اس کے درمیان میں فرق ہوتا ہے. یعنی آپ کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے, پولیس کو وائلنس نہیں کرنی چاہیے, ہیومن رائٹس ہونے چاہیے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے تو پھر آپ یا آپ خود کر رہے ہیں ایز پولیس مین, تو آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے فلاں چیز کی ہے, یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ شاید بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بن گئے ہیں, تو اس لیے یہ چیز جو میں کر رہا ہوں یہ جائز ہے. انہوں نے اس کو پاکستان کے کیس میں بہت ہی بریلینٹلی ایکسپلین کیا کوگنیٹو ڈسوننس کیا ہوتی ہے, اور انہوں نے پھر آخر میں یہ بھی ایکسپلین کیا کہ جب کوگنیٹو ڈسوننس ایک پاپولیشن بار بار استعمال کرتی ہے تو اس کی جو کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی ہوتی ہے, چیزوں کو سوچ سمجھنے کی, گرو کرنے کی, مائنڈ کا ڈیولپ کرنے کی, وہ اس کی کم ہونے لگ جاتی ہے. اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں جہاں میں اور آپ میں سے بہت سے لوگ وہ کوگنیٹو ڈسوننس کرتے چلے ہیں. میں نے لکھے ہوئے پوائنٹ. فار انسٹنس مجھے 2009 یا 10 میں میرا خیال ہے نیو یارک ٹائمز کی جو کورسپونڈنٹ تھیں اسلام آباد کے اندر مجھے ملی. میں اس وقت دنیا نیوز میں کام کرتا تھا, 20 مرگلا روڈ پہ ہمارا آفس ہوا کرتا تھا, مین مرگلا روڈ پہ. تو مجھے ملی اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں کیا یہ پتہ نہیں ہے, ڈو یو نو دس تھنگ, کہ سوات ریور کے اندر سے جو ینگ آرمی آپریشن ہو چکا ہوا تھا جون جولائی میں, اس کے چند مہینے یا چند ہفتوں کے بعد کی بات ہے, اور نوجوان جو طالبان ہیں لڑکے ہیں ان کی لاشیں جو ہیں وہ سوات ریور میں بہتی مل رہی ہیں ان ڈزنز اور ہنڈریڈز, اور یہ بھی رپورٹس ہیں کہ جہازوں سے ان کو پھینکا جا رہا ہے ایز اے پنشمنٹ. تم لوگ اس کے بارے میں ٹیلی ویژن پہ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ مطلب یہ تو بہت بڑا ایک ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. تو اچھا, اب بات تو ان کی بالکل صحیح تھی. تو میں نے آگے سب میری تھنکنگ کیا تھی جو میں ان کو بتا کے آ رہا ہوں, اور کچھ میری اپنے ذہن میں تھنکنگ تھی. میری ذہن میں تھنکنگ یہ تھی کہ چونکہ وہاں انسرجنسی تھی, چونکہ کچھ کمانڈوز کو بھی قتل کر دیا گیا تھا, چونکہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ریاست کے لیے, تو مورل اتھارٹی کو اور ریاست کی رٹ کو امپوز کرنے کے لیے یہ ایسا ہو رہا ہے. میں نے کچھ تو نیو یارک ٹائم کی کورسپونڈنٹ کو بھی بتانے کی کوشش کی, لیکن وہ میری شکل دیکھنے لگ گئی. اینڈ آف کورس شی وازنٹ کنونسڈ, اینڈ شی سیڈ کہ تم ہی کیا, کوئی پورے پاکستانی میڈیا میں اس کی بات نہیں کر رہا, تم لوگوں کو شرم نہیں آتی. اچھا خیر, جب وہ کانورزیشن ختم ہوئی تو میں نے فہد حسین صاحب کو فون کیا. فہد حسین صاحب میرے خیال ڈائریکٹر نیوز تھے, یا میرے کو اینکر پرسن تھے اس وقت دنیا میں بھر, ہی واز پارٹ آف دی دنیا نیوز ایز فار ایز آئی ریمبر. تو میں نے فہد سے بات کی. میں نے کہا فہد کی اس طرح سے مجھے کہا ہے نیو یارک ٹائمز کی کورسپونڈنٹ, نام مجھے بھول گیا, میں آپ کو بتا دیتا اس کا, شی واز این ایجڈ لیڈی. تو فہد نے مجھے کہا کہ یار ہاں میں بھی یہی سن رہا ہوں, اور بڑی خوفناک صورتحال ہے, اور مجھے بھی بعض سورسز سے میں نے پوچھا ہے اور ایسا ہی ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, ظاہر ہم ٹیلی ویژن چینلز پہ تو اس کی بات نہیں کر سکتے. سو ہی مطلب اب وہاں پہ کوگنیٹو ریزن کیا تھی کہ یار ہمیں پتہ تو ہے صورتحال بڑی دکھی ہے اور نہیں ہونا چاہیے ایسے, لیکن ہم ٹیلی ویژن چینل پہ کیسے کر, بات بالکل صحیح تھی. ظاہر ہے کہ ہم ٹیلی ویژن چینل پہ کیسے کرتے, یو کین انڈرسٹینڈ. آگے چلیں. انہی دنوں میں نے اس وقت پاکستان میں جو امریکن ایمبیسڈر تھیں ان کا میں نے انٹرویو کیا, وہ میرے پاس آئیں دنیا نیوز کے اندر, اور میں نے ان سے کہا کہ نیو یارک ٹائمز کی کورسپونڈنٹ نے مجھے یہ بتایا ہے, اس پہ ایمبیسی کا کیا پرسپیکٹو ہے. تو there was a long pause, اور وہ اس کے بعد مجھے کہنے لگی کہ مطلب اب یہ ہے تو بڑا غلط ہے, لیکن ہم نے تو خود گوانٹانامو بے کے اندر لوگوں کو پکڑ کے رکھا ہے, تم نے نیو یارک ٹائمز کی کورسپونڈنٹ کی کہنا تھا کہ گوانٹانامو بے میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ کیوں نہیں لکھ رہا کھل کے. یہاں تک بات ہو گئی. آگے چلیں. مسنگ پرسنس کی جب بھی بات ہوئی ہمارے سامنے بلوچستان کے حوالے سے, ہمارے ذہنوں میں جو ایکسپلینیشن تھی, کوگنیٹو جسٹیفیکیشن اس کی جو تھی, کوگنیٹو ڈسوننس کو ہم نے کیسے ریڈیوس کیا, ہم نے کہا کہ یار یہ تو ریاست کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں, اور ہمارے ذہنوں میں یہ بھی اس وقت بات ڈالی گئی, صحیح تھی یا غلط تھی, کہ یہ مسنگ پرسنس اصل میں ہیں ہی نہیں. ایک تو ان کا نمبر بہت ایگزیجریٹڈ ہے, جب لوگ کہتے ہیں یہ 50,000 ہیں تو یہ 50,000 نہیں ہیں, یہ اس سے بہت تھوڑے ہیں, یہ چند سو ہیں. جو چند سو ہیں اس میں سے بھی میجورٹی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تو خود گھروں سے دھوڑے میں ہیں, اور جو انسرجنٹس کے فراری کیمپس ہیں ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں, وہاں سے ریاست تو پاکستان کے اداروں کے اوپر یا ہمارے ایسٹس اور انسٹالیشنس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. پھر ہمارے ذہنوں میں ایسی بھی ہمارے سامنے خبریں آئیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ جب کراچی میں حملہ ہوا, یا چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ ہو گیا, یا کسی ہوٹل پہ حملہ ہو گیا, تو وہاں وہ لوگ اس حملے میں مارے گئے یا پکڑے گئے, مارے ہی گئے, ہمیں بتایا گیا جو مسنگ پرسنس کی لسٹ میں تھے. سو ہم نے وہاں بھی اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن کی کہ یہ مسنگ پرسنس کی جو ساری لسٹس ہیں میں نے ہی خالی نہیں کی, میں نے تو کی, میں تو مجرم ہوں ہی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی سارے میڈیا نے بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے جسٹیفائی کیا. اسلام آباد میں جب میں تھا تو ہر مہینے کئی دفعہ
डिप्लोमेट्स जो हैं यूरोपियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियंस, वो लोग हमें कभी लंच कॉफ़ी पे बुलाते तबादला ख्यालात करने के लिए। एक ऐसी ही मीटिंग थी जिसमें एक डिप्लोमेट जो है यूरोपियन डिप्लोमेट था वो इनफैक्ट, उसने, और ह्यूमन राइट वाला का उसका रिलेशनशिप था कोई, तो उसने मुझे कहा कि डू यू नो दिस थिंग, कि हम मसलसल ये सुनते हैं कि आपकी जो एयरफोर्स या आर्मी है वो गनशिप, हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स को इस्तेमाल करती है अगेंस्ट दी टारगेट्स इन फाटा। ये मेरे ख्याल 2015 वगैरह की बात होगी, 14 वगैरह। और ये तो हिंदुस्तान ने भी जो है, ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं है कि अपनी ही पॉपुलेशन के ऊपर आप इस किस्म का जो एयरफोर्स यूज करें। ये दिस इज अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ कन्वेंशंस। और इवन हिंदुस्तान में आप चेक करें कि उन्होंने जो है कश्मीरी, जो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें उन्होंने कभी एयरफोर्स यूज नहीं किया। जैसे उसने हिंदुस्तान का, मेरे जहन में कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं हुई कि इसको ये आइडिया हिंदुस्तानियों ने डाला है, ये इनके साथ मिला हुआ होगा। और जो फिर मैंने किसी से डिस्कस किया, अपने किसी ऑफिसर से डिस्कस किया, उसने मुझे कहा कि यार देखें, कश्मीरियों की तो रेजिस्टेंस इतनी वोलेटाइल और वायलेंट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्राइबल्स हैं वो बड़े जंगजू हैं, वो बड़े खतरनाक हैं, उनको आप एयरफोर्स का इस्तेमाल किए बगैर जो है उनको आप डरा नहीं सकते, उनको आप को डाउन नहीं कर सकते, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मैं आपको चंद एग्जांपल दे रहा हूँ, सैकड़ों हजारों एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस की, जिसके जरिए पाकिस्तान का मीडिया, सिविल सोसाइटी, लिबरल्स जो हैं, वो तमाम उन चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, और अभी भी कर रहे हैं, आपके सामने मसलसल जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई अगर इमरान खान, फॉर इंस्टेंस कुछ लोग ये सोचते होंगे कि इमरान खान के खिलाफ अगर कत्ल, क्योंकि इमरान खान है ही बड़ा खतरनाक, इमरान खान ने क्योंकि एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा की हुई है सिस्टम के लिए, इसलिए 150 केसेस जायज़ हैं, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो ऐसे सोचते हैं। इसी तरह इमरान खान के ऊपर कत्ल का मुकदमा, ठीक है, कत्ल के मुकदमे में फंस जाएगा, मुसीबत जो बनी हुई है इस वक्त, जैसा कि चंद हफ्ते पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर इसी किस्म की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जब मसला हमारा लाइफ एंड डेथ का है, हमारा एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, तो जाहिर है कि हमें सब कुछ ही करना होगा। तो ये भी कॉग्निटिव डिसोनेंस की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अभी इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको एक और दूं, फिर बाद में खत्म कर देता हूँ। कामरान खान साहब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा जैसे लोग रस्मन तौर पे कह देते हैं। कई दफ़ा मैं उनके ट्वीट्स जो है रीट्वीट भी करता हूँ, कोट ट्वीट करता हूँ। मैंने कई दफ़ा अपने ट्विटर के ऊपर उनकी बहुत तारीफ की है, इस वीलॉग के अंदर भी मैंने बहुत दफ़ा उनकी तारीफ की, बिकॉज मैं समझता हूँ कि उनके प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो बुनियादी तौर पर लॉजिकल है, रैशनल है। जब आप एक सिंगल पर्सन से बात करते हैं तो आप इशूज़ को बहुत ज़्यादा चैलेंज करके सामने ला सकते हैं, उसको उभार सकते हैं, आप उन इशूज़ को उठा सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया आज के दिन में उर्दू में, जिसमें उन्होंने कहा अलविदा इमरान खान, अलविदा इमरान खान, खान साहब, और ये कि अब तो कोई मुआवजा ही जो है वो खान साहब को बचा सकता है। उस हद तक तो बात उनकी बिल्कुल सही है कि इस वक्त इमरान खान की जो सिचुएशन है वो बहुत ही मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप ये देखें, जैसे ये पार्टीज छोड़ गए, सब लोग ज्वाइन कर, बहुत मुश्किल सिचुएशन है इमरान खान साहब की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो खड़े हैं। मैंने किसी इतने, इससे ज़्यादा मैंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कभी इतनी ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत जो है इससे पहले मैंने नहीं देखी, जितनी कि हमें यहाँ पर इमरान खान साहब दिखाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कामरान खान साहब की बात सही है कि इमरान खान साहब फंसे हुए हैं, दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर हिम। लेकिन अगली बात उन्होंने उसी ट्वीट में ये की, और फिर मैंने उस पर कोट ट्वीट भी किया। उन्होंने की कि दरअसल इमरान खान ने, ये जो मे 9 का वाक़या हुआ उसके साथ उन्होंने इमरान खान साहब को जोड़ दिया। Clearly an example of cognitive dissonance, क्योंकि कामरान खान साहब is intelligent enough to basically at least critically examine कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी जो सीक्वेंस है वो कोई नेचुरल और कुदरती नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में आपके सामने क्वेश्चन उठाया कि अगर आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन वाकई करनी है तो फिर तो आपको डीजी रेंजर्स, आपको चेयरमैन नैब और आपको राना सनाउल्लाह से करनी पड़ेगी कि ये जो वाक़या स्टेज किया गया था इसके पीछे क्या बात। मैं बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ मैंने खासा रीजनेबल आपके सामने वो केस रखा। लेकिन कामरान खान साहब ने कॉग्निटिव डिसोनेंस की, और इमरान खान की हालात इसलिए इतने बुरे हो गए हैं, उन्होंने जस्टिफाई किया कि इमरान खान इसलिए इतने तनहा रह गए हैं, उनके हालात इतने ख़राब हो गए हैं, अब उनको अलविदा करने की ज़रूरत हो गई है, और उनका कोई फ्यूचर नहीं रहा, उनको सिर्फ एक मुआवजा बचा सकता है, चूंकि इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात जो हैं कर दी। हालांकि इमरान खान साहब, कोई एविडेंस नहीं है कि 9 मई का वाक़या जो है वो इमरान खान साहब ने किया। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की एरोगेंस की वजह से जो है ये सब कुछ हुआ है। तो ये मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ कि कैसे, मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर रहा, ब्लेम इसलिए नहीं कर रहा कि वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया कमेंटेटर हैं, उनके वो एक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और किसी भी सिस्टम के अंदर
जो शख्स ऑप्ट करता है कि उसने सिस्टम में इंपॉर्टेंट पोजीशन लेनी है, तो फिर वो सिस्टम की जो कलेक्टिव ईथॉस होती हैं उससे बहुत बाहर निकल के ऑपरेट नहीं कर सकता। यही सूरत हाल जितने आपके मीडिया मालिकान हैं, टेलीविजन चैनल्स के, नेटवर्क्स के ओनर हैं, बिलियनर्स हैं वो सारे, लेकिन जाहिर है कि सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनके तमाम इंटरेस्ट सिस्टम के अंदर है। ये अब किसी सिस्टम को छोड़ देना अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, अपने सच को प्रिजर्व करने के लिए, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये 0.1% पॉपुलेशन ऐसी होती होगी जो अपने तमाम इंटरेस्ट को बालाए ताक रख के एक सिस्टम को छोड़ सके और सिस्टम से बाहर निकल सके। सिर्फ जान बचाने की बात नहीं है, ये एक्सप्रेशन की बात है। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और जाहिर है कि ये बहुत बड़ी मुश्किल प्राइस है जिसको हर इंसान जो है वो नहीं दे सकता। लेकिन मैंने भी कई दफा, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं करता, जितने भी लोग इमरान खान को वीलॉगर्स या मीडिया के लोग सपोर्ट करते हैं उनमें से शायद ही कोई होगा जिसने इतनी ज्यादा इमरान खान की जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक्स के ऊपर बात की है। लेकिन जिन इश्यूज की मैं बात करता हूँ, जब लोग इमरान खान के जो ओपोनेंट्स मुखालिफ इमरान खान को तनकीद करते हैं, वो और इश्यूज को देखते हैं, मैं और इश्यूज को देखता हूँ। मेरे हिसाब से इमरान खान की जो सबसे बड़ी ब्लंडर या मिस्टेक रही है वो ये कि वो इमरान खान पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के जो सिस्टम के इनहेरेंट डायनेमिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सके, और उन्होंने जो पॉलिटिकल उनके फोर्स हैं, तो एक 48 लॉज ऑफ पावर एक किताब किसी ने लिखी थी, ऑथर का नाम मुझे भूल रहा है, बहुत मशहूर किताब है। उसमें बार बार वो ये कहता है कि आपने अपने दोस्तों को तो अपने साथ रखना है, अपने दुश्मनों को भी अपने करीब रखना होता है। इमरान खान साहब ने PMLN के साथ और PTP के साथ और ANP के साथ और पूरे के पूरे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है अपने MQ, उनके साथ अपने डिफरेंसेस को और अपनी इमोशनल बैटल को इतना बढ़ाया कि वो सिस्टम के अंदर तन्हा रह गए, और उन्होंने एक पोलराइजेशन पैदा कर दी, और उनकी तमाम रिलायंस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर थी। और जो दूसरी साइड ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ कर लिया जनरल बाजवा की शक्ल में, तो इमरान खान साहब जो हैं, बावजूद इसके कि सबसे ज्यादा तादाद में लोग उनके साथ हैं, 60% हो या 70% हो, स्ट्रक्चरल सपोर्ट उनके पास जो है उस सिस्टम में कोई नहीं है। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, फिर आप इसको जरूर एनालिसिस करें, इसको एग्जामिन करें। मैंने पहले भी दर्जनों दफा ये बात कही है कि जहां PMLN के साथ उनका एक एग्जिस्टेंशियल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था पंजाब के अंदर, आसिफ अली जरदारी को, PPP को एलिनेट करना और उनके साथ रवाबित ना रखना, बिहाइंड द सीन्स उनके साथ टेंशंस को नीचे ना रखना, उनके साथ एक वे एस्टैब्लिश ना कर सकना, इमरान खान का बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था। बहुत से और भी उन्होंने ब्लंडर किए हैं, लेकिन जो एनालिसिस मैं करता हूँ इमरान खान की मिस्टेक्स का, वो उस एनालिसिस से बहुत डिफरेंट है जो बाकी बहुत से लोग आपके सामने करते हैं। वो उसको एक और लेवल से दिखाते हैं, मॉरली बैंकरप्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इमरान खान ट्रीटेड पाकिस्तान एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक जिसमें एक सिस्टम ऑफ लॉज हैं, कोर्ट्स हैं, असल में नहीं थे, और जो सारा सिस्टम था वो पहले भी मसलसल वीक हो रहा था। बट एनीवे, अब लास्ट माय कमेंट ये है कि इस वक्त तो टेस्ट ये है, ये जो उन्होंने मर्डर की FIR कटाई है, अब अगर आप अगले 24 और 48 घंटों के अंदर एक वॉयलेंट रिएक्शन नहीं देखते पाकिस्तान के मीडिया पर्सन से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, बार एसोसिएशंस की तरफ से, जो लीगल कम्युनिटीज हैं उनकी तरफ से, अगर इसके ऊपर आप एक बहुत शदीद रिएक्शन और रद्द-ए-अमल नहीं देखते, तो मे बी फिर इस कॉन्स्पिरेसी में भी जान पड़ जाएगी। तो जरूरत इस चीज की है कि लोग एक्सरसाइज करें और यहाँ बैठ के कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो ना करें। आज इतना ही, थैंक यू।